स्वागत है आपका मेरे इस नए क्लास में। एंड आइए आज हम समझने का प्रयास करते हैं मानव रोग यानी कि ह्यूमन डिजीज के बारे में। अगर हम बात करें ह्यूमन डिजीज यानी कि मानव रोगों के बारे में, तो वह बहुत सारे तरह से फैलते हैं। पहले तो प्रोटोजोआ से भी फैल सकता है, फंगस अटैक से भी फैल सकता है, साथ ही बैक्टीरिया और वायरस से भी फैल सकता है। लेकिन उससे पहले कुछ रोग ऐसे भी हैं जो हमारे जन्म से हमारे साथ ही हैं। जैसे अगर हमारे पिता को कोई रोग है तो वह हमको भी होगा, अगर माता का कोई रोग है तो वह हमको भी होगा। इस तरह से रोग आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। कुछ ऐसे भी रोग हैं कि एकदम जैसे किसी के संपर्क में आने से फैल जाता है। जैसे अगर आपको कोई भी रोग नहीं है और आपको आपके दोस्त को कोई रोग है, तो आप उसके अगर टच में जाएंगे तो फिर वह उसकी बीमारी आप में फैल सकती है। ऐसे भी रोग हैं। कितने रोग ऐसे हैं जो किसी के संपर्क में आने से नहीं, बल्कि सेक्सुअल अटैचमेंट या फिर ब्लड के टच में आने से फैलता है। और कुछ रोग ऐसे भी हैं कि आप बचपन से स्वस्थ थे, लेकिन अचानक आपके खान पान में कुछ पोषक पदार्थों की कमी हुई और आपको कुछ कमी की वजह से कुछ रोग हो गया। तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे एकदम आसानी से। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें वंशानुगत रोग की, यानी कि ऐसे रोग जो कि हमारे माता पिता में है और उनके रोग हमारे में आ गए हैं, तो ऐसे कौन कौन से रोग हैं? तो ऐसे तो आप लोगों को बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जहां से क्वेश्चन पूछता है आप लोगों को उतना ही आप लोगों को पढ़ना है। तो इसमें जो नंबर 1 में रोग आता है, उस रोग का नाम है कलर ब्लाइंडनेस। यह बेसिकली क्या होता है कि यह रंगों से लेकर के होता है। जैसे अगर आपको ये रोग है ना, तो फिर आपको लाल रंग हरा दिखाई देगा और हरा रंग लाल दिखाई देगा। ये रोग में केवल यही होता है कि अगर आपको ये रोग है जो कि आपके माता या फिर पिता में से किसी को था, तो फिर अगर आपको भी यह रोग है तो फिर आपको ना लाल रंग हरा और हरा रंग काला दिखाई देगा। या फिर दो एक ही रंग जो कि एक गाढ़े रंग का होता है और एक हल्के रंग का होता है, आप उन दोनों रंगों में मतभेद नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसका चित्र भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कोई एक गढ़ा भी, कोई एक बहुत ही ना तेज रंग है और उसी कलर का कोई एक धीमा रंग है, तो आप उन दोनों रंगों की पहचान आसानी से नहीं कर सकते हैं। इस रोग में बेसिकली ये होता है। लेकिन इस रोग में पूछता है कि इसमें कौन सा क्रोमोसोम प्रभावित होता है, तो एक्स क्रोमोसोम। इस बात को आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ना एक्स क्रोमोसोम हमेशा ही प्रभावित होगा, क्योंकि यह रोग बेसिकली माता और पिता से ही फैलते हैं और क्रोमोसोम की वजह से ही हमारी अगली ना पीढ़ी का विकास होता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस में कौन सा क्रोमोसोम प्रभावित होता है, तो एक्स क्रोमोसोम। और इसमें बेसिकली लाल रंग हरा और हरा रंग लाल दिखाई देगा। यहाँ पे ना लाल रंग हरा और हरा रंग लाल दिखाई देता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब एक बीमारी है हीमोफीलिया। इस बीमारी में क्या होता है कि अगर आपका शरीर कहीं कट गया, अगर आपको ये बीमारी है तब हीमोफीलिया में अगर आपका शरीर कहीं कट गया, तो फिर आपके शरीर का ना ब्लड जो है वो रुकेगा ही नहीं, बस बहता जाएगा बहता जाएगा बहता जाएगा और अंततः आपके शरीर का पूरा ब्लड खत्म हो जाएगा। जो कि कटा आपका हाथ यहाँ पे है, जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपका कोई बॉडी का पार्ट कट गया, यहाँ पे कट गया, तो जिसको रोग नहीं है बेसिकली इतना ही दूर का ना ब्लड वहां से बाहर निकलता है। लेकिन इस रोग में क्या होता है कि अगर आपका शरीर कहीं पर भी कटा, तो फिर आपके शरीर का पूरा ब्लड बाहर आ जाएगा। और ब्लड अगर बाहर आ गया तो फिर आपको मुलाकात होगी आपकी सीधे यमराज से। तो यहाँ पे हीमोफीलिया रोग में क्या होता है कि बेसिकली अगर आपका शरीर कहीं कट गया तो फिर आपका ब्लड जमता ही नहीं है। आपका शरीर कटने पर आपका ब्लड नहीं जमेगा। किस रोग में? हीमोफीलिया रोग में। यह बीमारी लंदन के महारानी जो कि एलिजाबेथ थी उस उनको थी और अभी वो नहीं रही है। ठीक है। तो यह वंशानुगत या हमारे माता पिता से ही हमको मिलती है। एक है सीजोफ्रीनिया बीमारी, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है सीजोफ्रीनिया। और भारत में सीजोफ्रीनिया बीमारी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। इसका जो पहचान अगर आप लोगों को करना है, तो कह सकते हैं यह एक शक की बीमारी है। अगर आपको एक यह बीमारी है सीजोफ्रीनिया, तो फिर आप ना आपको शक बहुत होगा, सामने वाले पे आप अधिक शक कीजिएगा। जैसे कि वह जैसे दो बंदे आप आपस में कुछ ना कुछ बतिया रहे हैं, तो जैसे कोई दो ना लोग आपस में बात कर रहे हैं कुछ, और आपको देख के अगर चुप हो गए, तो फिर आपको लगेगा कि अरे वो हमारे बारे में बतिया रहा होगा। ये शक की बीमारी है जो कि बहुत ही तेजी से भारत में बढ़ती जा रही है। और सिजोफ्रेनिया का मुख्य पहचान अगर आप लोगों को करना है, तो अगर किसी को यह बीमारी है सिजोफ्रेनिया, तो वह बंदा अकेले में ना खूब हंसेगा, अकेले में अपने से बात करेगा और अकेले में कुछ ऐसे ही एकदम बड़बड़ाता रहेगा पूरा एकदम। और उसको शक बहुत होगा, उसको नींद बहुत आएगी, उसको हंसी बहुत आएगी, यानी कि वो ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करता है। यह इस बीमारी में सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी में।
और यह भारत में इसकी संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है। इसलिए अगर आपको किसी की पहचान करनी है, किसी की बीमारी है कि नहीं है, तो फिर यहाँ पे आप लोग शक करना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग शक कीजिएगा तो फिर माइंड उस चीज को एक्सेप्ट करने लगता है कि नहीं वह ऐसा है ऐसा है, मतलब कि फिर वहाँ पे ना दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। तो ये 3 रोग ऐसे हैं जो कि जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के, तो ये वंशानुगत रोग है, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोगों को बढ़ती जाएगी वहाँ पे, ठीक है। और एक होता है इन्फेक्शनेबल और एक होता है नॉन इन्फेक्शनेबल, यानी कि एक ऐसी बीमारी जो कि इन्फेक्शन से फैलती है, जैसे घाव हो गया इन्फेक्शन से फैलता है, खाज खुजली, ये सब इन्फेक्शन से फैलने वाली बीमारी है। और एक है टीबी रोग। टीबी रोग में बेसिकली हमारे फेफड़ा पे असर पड़ता है। अगर किसी को टीबी है और वो छींकता है ना, तो हमारे फेफड़े के जितने भी बैक्टीरिया हैं वे सारे छींक के माध्यम से बाहर आते हैं। तो इसीलिए अगर कोई भी अगर आपके आसपास में कोई छींकता है तो आप उसको बोलिए कि या तो आप रुमाल का प्रयोग कीजिए, नहीं तो छींकते समय आप अपने बाजू को ऐसे करके तब छींकिए, क्योंकि ऐसे करने से उसके शरीर से जो बैक्टीरिया बाहर निकली थी वो उतनी ही दूर तक सीमित रह जाएगी। अगर हमको टीबी है, सपोज कीजिए अगर कोई बंदा यहाँ पे है और हम ऐसे छींके, तो बिना यहाँ पे कुछ लगाए हुए तो छींके जब हम, तो हमारे शरीर से जितने भी बैक्टीरिया, जितने भी छींक के माध्यम से बैक्टीरिया बाहर निकले थे, वो उसके श्वसन नालिका के बदौलत वो उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। इसीलिए छींकते समय हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको रोग है या फिर नहीं है, छींकते समय हमेशा आप अपने साथ एक रुमाल का प्रयोग कीजिए, नहीं तो आपने बाजू का प्रयोग अपने यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। छींकते समय हमेशा वहाँ पे अपना बाजू लगाना चाहिए। टीबी रोग जो कि ना किसी के संपर्क में आने से फैलता है, न कि ब्लड या फिर सेक्सुअल रिलेशन के बदौलत फैलता है। एक है इन्फेक्शनेबल, इसमें ना एक और आएगा एड्स। यह भी बीमारी बहुत ही तेजी से भारत में बढ़ रही है। नॉन इन्फेक्शनेबल में क्या होता है कि कोई भी बीमारी अगर किसी को है तो वह टच में आने से नहीं फैलता है। जैसे किसी को कैंसर है तो आप उसके साथ घूमिए फिरिए, खाना खाइए, कुछ भी कीजिए, टच में आने से नहीं फैलेगा। अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो फिर उसके टच में आने से आप लोगों को नहीं फैलेगा। अगर किसी की किडनी खराब है तो फिर उसके टच में आने से आप लोगों को नहीं फैलेगा। अगर किसी को एड्स है तो उसके साथ घूमने फिरने, उसका जूठा खाने से यह बीमारी नहीं फैलेगी। लेकिन उसके साथ सेक्सुअल अटैचमेंट करने पर यह बीमारी आप लोगों को हो सकती है। कौन सी? तो एड्स। इसका इलाज अभी तक दुनिया में नहीं। और अगर आप लोगों को यह बीमारी यानी कि एड्स हो गई तो 3 सालों के बाद पता चलेगा कि आपको एड्स हुआ है। इतना खतरनाक रोग है ये। हम आगे पढ़ेंगे कि एड्स किस बैक्टीरिया से होता है, इसमें क्या क्या करना होता है, इससे कैसे बचे, लेकिन ये सब पढ़ने के बाद। और एक एड्स वाले जितने बैक्टीरिया होते हैं वो या तो ब्लड में जीवित रह सकते हैं, नहीं तो हमारे स्पर्म में। तो किसी के साथ सेक्सुअल अटैचमेंट करने पर यह होता है, मतलब यह बीमारी होती है। कौन सी? तो एड्स। और साथ ही साथ अगर आपको एड्स है और अगर आप किसी के संपर्क में घूमते हैं फिरते हैं तो फिर किसी और को नहीं होगा। लेकिन एक बात और, अगर आपके ब्लड में भी यह बैक्टीरिया पाए जाते हैं एड्स वाले, अगर आप नाई की दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे ना आप लोगों को बाल और सब काटने के बाद में एक ना राउंडिंग करने के लिए छुरा लगाया जाता है। तो छुरा के समय आप वहाँ पे नाई से बोलिएगा कि हमारा ना वहाँ पे आप ना ब्लेड वहाँ पे चेंज कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है अगर हमको एड्स है और एड्स वाले बैक्टीरिया हमारे ब्लड में जीवित है और हमारा छीलते समय कहीं पे कट गया और इसी ब्लेड से हम सामने वाले का भी बाल छीले, बाई चांस उसका भी कट गया, तो फिर ब्लड वहाँ पे मैच हो जाएगी और जब ब्लड एक बार मैच हो गई तो फिर उसको भी एड्स होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आप बाल को कटवाने के बाद ना सर के बाल को राउंडिंग कराते समय ब्लेड को चेंज करने के लिए वहाँ पे आप लोग बोलिएगा। ये बहुत ही जरूरी है और यह भी भारत में बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। यह ज़्यादातर बाल उल से नहीं तो नहीं, लेकिन सेक्सुअल अटैचमेंट के दौरान ये बहुत ही तेजी से भारत में बढ़ रही है। अब हम पढ़ते हैं कमी से होने वाले रोग, यानी कि हमारे शरीर में ऐसे कौन कौन से पोषक पदार्थों की कमी होती है जिससे कि हमको रोग होता है। जैसे प्रोटीन की कमी से मैरास्मस रोग हो गया, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन डी की कमी से बेरी होता है। कुछ ऐसे ही रोग हैं। एक रोग है हमारा सोडियम की कमी से होने वाला रोग, जो कि हमारे ब्रेन में होता है। ब्रेन में सिग्नल नहीं जा पाता अच्छे तरीके से। सोडियम की कमी यानी कि अगर आप लोग नमक कम खाते हैं ना, अगर आप लोग बहुत कम नमक खाते हैं तो फिर आपका ब्रेन तेजी से काम नहीं करेगा। अगर आप लोग ज़्यादा नमक खाते हैं तो भी नहीं वहाँ पे करेगा,
क्योंकि ज़्यादा नमक खाने से बीपी हाई होता है और नमक कम खाने से आपके ब्रेन में सिग्नल अच्छे तरीके से नहीं जा पाता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि नमक ना बहुत धीमा और ना ही बहुत तेज खाया जाए, ठीक है। अब देखिए, अगर आपके शरीर में सोडियम की कमी है, सोडियम यानी कि बेसिकली समझिए नमक, अगर आपके शरीर में नमक की कमी है ना, तो फिर आप बेहोश बहुत ही जल्दी जल्दी होंगे। गर्मी के दिनों में क्या होता है, पुरुषों और महिलाओं के शरीर में नमक की कमी होने लगती है। इसीलिए अब कमी क्यों होती है, क्योंकि गर्मी के दिनों में गर्मी बहुत ज़्यादा होता है और हमारे शरीर में जितने भी नमक हैं वे पसीने के रास्ते बाहर आ जाते हैं। इसीलिए गर्मी के दिनों में अगर आप लोग देखिएगा तो हमारे शरीर के कपड़े पर ऐसे उजले उजले करके कुछ लग जाते हैं, तो वह नमक ही होता है, बेसिकली कुछ नहीं होता है। और गर्मी को भी अगर आप लोग कभी ना जैसे वहाँ पे अगर महसूस किए होंगे तो खाने पर नमक का जैसे उसको ना नमक का स्वाद भी उसमें आता है। तो अब देखिए, नमक की कमी से ब्रेन में सिग्नल नहीं जा पाता इस तरीके से। और अगर आपको बेहोश होने की बहुत ही जैसे पुरानी आदत है कह सकते हैं, गर्मी आए तो फिर आप लगे बेहोश होने, तो फिर आप नमक बहुत तेज खाइए, क्योंकि नमक की मात्रा बढ़ाने से हो सकता है कि ब्रेन हमारा एडजस्ट कर ले और आपको बेहोश ना करे, क्योंकि हमारे ब्रेन को चाहिए होता है सिग्नल जो कि यहाँ से यहाँ से मतलब कि एकदम आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सके, और उस ट्रांसपोर्ट के लिए हमको नमक चाहिए ही होता है, ठीक है। और एक होता है आयरन की कमी से एनीमिया रोग, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग, प्रोटीन की कमी से मेरास्मस रोग, ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो कि कमी से होने वाले रोग हैं। तो ये आप लोगों को केवल इतना ही, आप लोगों को केवल सेटअप करके चलना है इतना बस, और इसमें ये आप लोगों को सेटअप करके चलना है। हम लोग को आगे और पढ़ना है, लेकिन ना इसको जानने के बाद अब हम जानते हैं कि प्रोटोजोआ यानी कि फंगस से होने वाले कौन कौन से रोग हैं और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, यानी कि प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग होता है, आइए इसके बारे में हम चर्चा करें। इसका जो ट्रिक आप लोग याद करना है, पापा के मौसी या फिर मौसी के पापा, ये ट्रिक आप लोगों को बहुत काम आने वाला है। क्योंकि प्रोटोजोआ से जितने भी रोग होते हैं जो कि आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन रोगों को आप लोगों को याद करना, क्योंकि किसी भी परीक्षा में यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स होता है। तो आप लोगों को यह ट्रिक हमेशा याद रखना है, पापा के मौसी। इस वाले प से हो गया पेचिस, ठीक है, और एक प से हो गया हमारा पायरिया। पेचिस जो कि हमारे आंत को प्रभावित करता है और लूज मोशन होने लगता है, ठीक है। और पायरिया जो कि दांतों में हमेशा दर्द रहता है, अगर आप कस के ब्रश कर लिए तो फिर आपको ना आपके मसूड़ों से ब्लड आने लगता है। आप बहुत ज़्यादा गर्म खाना खाइएगा तो भी आपका दांत ना दर्द करेगा, बहुत ज़्यादा ठंडा खाना खाइएगा तो भी आपका दांत दर्द करेगा। तो पायरिया से बचने के लिए एक काली मिर्च, सरसों का तेल और फिटकरी का लेप बना करके, उसका पेस्ट बना करके सोते समय अपने दांतों पर ऊपर और नीचे ऐसे लगा लीजिए, और सो के उठने के बाद सुबह में कुला कर लीजिए, आपको पायरिया से राहत मिलने लगेगी, ठीक है। नहीं तो फिर आप हमेशा ही जैसे ब्रश का प्रयोग ना के बराबर कीजिए और हमेशा ही दातुन से ब्रश कीजिए, जैसे नीम का दातुन हो गया, बबूल हो गया, यहाँ पे अमरूद हो गया, और जो देहात में एक लोग बोलते हैं ना चिचिहड़ी, वो वाला हो गया, या फिर ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो कि आप लोगों को वहाँ पे उससे ब्रश करने से आपका पायरिया भी ठीक हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, एक प से हो गया हमारा पेचिस, एक प से हमारा हो गया पायरिया, क से हो गया कालाजार, और कालाजार बेसिकली लूज मोशन को ही कालाजार कहा जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कालाजार की, तो इसमें हमारा स्प्लीन, जहाँ पे हमारे शरीर का खराब ब्लड जमा रहता है, वो सब ब्लड यहाँ पे आकर के स्प्लीन में हमारे जमा रहता है, और कालाजार में वह प्रभावित होता है स्प्लीन। तो यह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसमें बेसिकली आपके पेट में हमेशा दर्द रहेगा ना, जैसे कुछ भी उठाइएगा भारी चीज तो लगेगा दर्द करने, जैसे झुकने पर दर्द करेगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे आप लोगों के पेट में प्रॉब्लम फेस करने को मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको कोई भी एक छोटी समस्या होती है तो फिर आप जैसे अगर हाथ पैर में चोट लगना अलग बात है, पेट में समस्या है, हार्ट में समस्या है, छाती दर्द कर रही है हमेशा, तो फिर उसके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह वहाँ पे ले सकते हैं। क्योंकि आजकल बीमारी इतनी बढ़ गई है, इतने लोग पोषक जैसे जैविक खाद्य के अपेक्षा लोग रासायनिक खाद पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या डे बाई डे इंक्रीज हो रही है और लोग मर कम रहे हैं, क्षेत्रफल सीमित है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो यहाँ पे दिक्कत होगी ना। तो इसीलिए उस जनसंख्या की भरपाई के लिए हमारे साइंटिस्ट भी मजबूर हैं कि कैसे कम जमीन में अधिक फसलों को उगाया जाए, भले ही उस फसल से कुछ हो या फिर ना हो, उससे मतलब नहीं है,
क्योंकि सबका यहाँ पे पेट भरना आवश्यक है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी सबका पेट भरता है, ठीक है। और कोई काम ना करे अलग बात है भैया। अब देखो यहाँ पे म से हमारा हो गया मलेरिया, और मलेरिया जो कि एक बुखार भी आप लोग इसको कह सकते हैं, या बेसिकली बुखार है, आप लोग इसका नाम सुने होंगे। स से हो गया ट्रिपनोसिस यानी कि सोने की बीमारी, नींद्राणु, ठीक है। ये इतने रोग आप लोगों को याद करने होंगे जो कि प्रोटोजोआ से होते हैं। एक बार फिर आप लोग ट्राई कीजिए। एक पर से हो गया पेचिस, एक पर से हो गया पायरिया, ठीक है। क से हो गया कालाजार, म से हो गया मलेरिया, और स से हो गया ट्रिपनोसिस यानी कि सोने की बीमारी, ठीक है। इतना बीमारी आप लोगों को अगर पता है तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ना यहाँ पे जो रोग है होने वाले, कभी कभी ना ऐसे पूछता है कि पायरिया जो होता है वह किस प्रोटोजोआ से फैलता है, या फिर पेचिस किस प्रोटोजोआ से फैलता है, कालाजार किस प्रोटोजोआ से फैलता है, क्यों फैलता है, कैसे फैलता है, तो उसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। अगर हम बात करें पेचिस की, तो पेचिस एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। अब समझिए कि आखिर ये प्रोटोजोआ होता किसे, यानी कि प्रोटोजोआ होता क्या है, किसे कहेंगे प्रोटोजोआ। तो अगर किसी एक ही जगह पे देखिएगा आप लोग कि बार बार पानी का फ्लो होने से वहाँ पे काउर जम जाता है, वहाँ पे ना जैसे कुछ हरियाली का वहाँ पे आभास होता है, जो कि बहुत ही छोटी छोटी होती है। खास करके आप लोगों को अपने नाली के आसपास कुछ देखने को मिल जाएंगी, या फिर जहाँ पे झरना, जहाँ से वाटरफॉल गिरता है, वहाँ पर भी आप लोगों को यह प्रक्रिया देखने को मिल जाएगी, काउर का जमना। तो जैसे पृथ्वी के सतह पर बार बार पानी के फ्लो होने से यह काउर जम जाता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी ना प्रोटोजुआ के अटैक से भी, जहाँ पे प्रोटोजुआ का अटैक होता है वहाँ पर भी हमारे शरीर के अंदर किसी न किसी भाग में काउर जम जाता है। बिल्कुल उसी तरह से होता है प्रोटोजुआ। कह सकते हैं कि यह एक बहुत ही छोटा पौधा है जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है, ठीक है। और यह अगर पौधा हमारे शरीर में अंदर जाता है तो फिर हमको बीमारी का आभास होने लगता है। बेसिकली बीमारी उसे कहते हैं जो कि हम ना चाहते हैं कि हमारे शरीर में ऐसा बदलाव हो। जैसे कौन चाहता है कि किसी को बुखार लगे, कौन चाहता है कि हमारी आंतें प्रभावित हो, कौन चाहता है कि हमको जैसे कुछ रोग हो, कोई नहीं चाहता है। तो जब आप नहीं चाहते हैं कि हमको ये हो, अगर वो हो गया तो उसे ही बीमारी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए पेचिस में बेसिकली एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ से होता है, और पायरिया जो होता है वो जिंजीबेरी से होता है, जिंजीबेरी से पायरिया होता है। ये आप लोग कुछ कुछ याद करने पड़ेंगे। कालाजार जो होता है वो लिस्मैनिया या फिर बालू मक्खी से होती है, ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें म से, तो म से मलेरिया, और मलेरिया जो होता है वह मादा एनाफिलिस मच्छर से फैलता है। भारत के एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था रोनाल्ड रॉस, और रोनाल्ड रॉस जो कि एक ऐसे वैज्ञानिक हुए जो कि मलेरिया कैसे होता है, कैसे फैलता है, इसकी पता लगा लिए। उनके साथ एक दोस्त उनका था जिसका नाम था हुसैन। अब वह हुसैन को दिन भर कुछ ना कुछ खिलाते, एकदम खिलाते पिलाते थे। दिन भर ये खाओ, फल खाओ, सेव, ये वो फलान ढिकान दही सही, जितना उसको खाना चाहिए होता है, जितना कि वो लाइफ में कभी नहीं खाया होता है, उसको खूब खिलाते पिलाते, दिन भर उसको खूब खिलाते पिलाते। रात में जब वो सो जाता था और उसको सुला करके उसके बेड पे मच्छरदानी लगा करके उसमें पूरा मच्छर छोड़ देते थे, और उसको बहुत काटता था मच्छर, रात भर उसको मच्छर सब काटता था। अब जब काट लेता था तो सुबह में उसका ब्लड लेकर के और फिर मच्छर को लेकर के जांच करते थे कि आखिर यह फैल किससे रहा है। तो वहां पे पता चला कि जो मलेरिया है वह मादा एनाफिलिस मच्छर से फैलता है, यानी कि बेसिकली कह सकते हैं कि वैसा मच्छर जो कि लेडीज हो, ठीक है, उससे मलेरिया फैलता है। अब हम इसके आगे बात करें तो हमारी जो अगली बीमारी है उसका नाम है ट्रिपनोसिस यानी कि सोने की बीमारी, जो कि एक ऐसी प्रोटोजोआ से फैलता है, एक ऐसा पौधा कि अगर हमारे शरीर में प्रवेश कर गया तो फिर हमको सोने की बहुत ही अधिक नींद लगेगा। उस रोग को बोलते हैं नींद्राणु, जो कि ट्रिपनोसिन नामक प्रोटोजोआ से फैलता है या फिर सीसी मक्खी से फैलता है। यहाँ पे आप लोगों को दो को ना देखने को मिल जाएंगे। एक यहाँ पे बालू मक्खी से फैलता है कालाजार, और सीसी मक्खी से फैलता है सोने की बीमारी यानी कि ट्रिपनोसिस ना नींद्राणु रोग, जो कि हमारे मक्खियों से फैलता है। और एक मच्छर से फैलता है, कौन सा मच्छर, तो यहाँ पे ये मादा एनाफिलिस मच्छर। जितने भी मादा होते हैं, चाहे वो मादा मक्खी हो, चाहे मादा मच्छर हो, चाहे मादा मेढक हो, यही सभी बहुत तबाही मचाते हैं।
एकदम शरीफ होता है भैया। नर मच्छर जो होता है वो खून कभी चूसता ही नहीं है। कभी भी आप लोगों का अगर कोई मच्छर आपके शरीर पे आकर के अगर आप लोगों का खून चूस रहा है तो वह नर नहीं, वह मादा है। क्योंकि नर बहुत ही शरीफ होता है और वह जा करके फूलों का रस चूस करके अपना जीवन यापन एकदम आसानी से करता है, बिल्कुल हमारी तरह। लेकिन जो मादा मच्छर होती है वह खून चूसती है। अब मादा मच्छर के खून चूसने का एक और भी रीजन है कि उसके ना जब वो गर्भवती होती है तो अपने बच्चे को पालन पोषण करने के लिए उसकी मजबूरी बन जाती है कि वो खून चूसे ताकि उसका बच्चा आसानी से जीवित रह सकता है। तो मादा मच्छर खचरी नहीं होती है, बल्कि वो बहुत ही शरीफ होती है। लेकिन हाँ, वो खून चूसती है इसलिए क्योंकि वह गर्भवती और गर्भ अवस्था में वो अपने बच्चे को उस समय पोषक पदार्थ दे रही होती है। तो इसलिए आप जब भी मच्छरों को देखिए जो कि आप लोगों का खून चूस रहा है तो फिर आप लोग उसको मारिएगा नहीं, क्योंकि वो गर्भवती होती है। तो ये हमारा हो गया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। वीडियो बहुत ही लंबी बन रही है, इसलिए वीडियो को यहीं तक समाप्त किया जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कवक से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, यानी कि हमारे शरीर में फंगस अटैक कैसे कैसे होते हैं, फंगस होते क्या हैं, फिर बैक्टीरिया क्या होती है, जीवाणु क्या होता है, फिर वायरस क्या होता है, विषाणु क्या होता है, और ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो कि किस किस वजह से हमारे शरीर में होता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।